हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। सेकंड ईयर काउंसलिंग साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है और आप देख सकते हैं एमपीसी 022 जो कि सेकंड पेपर है काउंसलिंग साइकोलॉजी के लिए, उसका इंडेक्स फिलहाल आपके सामने ओपन है। प्रीवियस वीडियो आप देख कर आए होंगे, ये सेकंड पार्ट है 022 का, जिसमें हमने ये दो टॉपिक कवर किए थे। आपने देखा था कि जो फर्स्ट टॉपिक था उसके अंदर 7 सब टॉपिक्स थे, तो इन अ वे आपने फर्स्ट वीडियो में ऑलमोस्ट 8 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। लेकिन अभी इसके हिसाब से देखें तो आज हम थर्ड से बिगिन करेंगे और लगभग आज का जो मेरा प्लान है वो 6 टॉपिक तक जाने का है। एटलीस्ट 4 मैं कोशिश करूंगी कि कर पाऊं आज के इस वीडियो में। तो बिना किसी डिले के, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आगे बढ़ेंगे। असेसमेंट की बातें चल रही हैं, बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं जो आपने फर्स्ट वीडियो में सुनी है, समझी हैं, तो कवर करना आसान रहेगा। जैसे कि अगर थर्ड टॉपिक की ही मैं बात करूं तो पेज नंबर 12 पे मैं पहले आपको ले आती हूँ और कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस, कितना समझ में आ रहा है जरूर बताइएगा कमेंट्स में। मीनवाइल मैं कुछ तो बातें करते चलूं आपसे। ये सब समझाया था मैंने आपको लास्ट में, वही स्लाइड ओपन है, तो फटाफट से पेज नंबर हमें 12 पर आना है। एग्जामिनेशन में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं देन ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी इन वीडियोस की हेल्प से। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। थर्ड टॉपिक हमारा है, आई थिंक यस, अच्छा अभी तुम सेकंड पर ही पहुंचे, क्विकली आ जाते हैं। चलिए, तो हमारा जो थर्ड टॉपिक है विच इज प्री रिक्विसाइट्स फॉर असेसमेंट। असेसमेंट करने से पहले हमें शुरुआती फेज में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कह सकते हैं की प्रिकॉशंस, आप ऐसे भी कह सकते हैं सावधानियां क्या क्या हमें रखनी चाहिए, किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, जस्ट प्रिकॉशंस भी नहीं, किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए असेसमेंट करने से पहले, वही सब हमें बताना है यहाँ पर, जो कि बहुत आसान है। ऑलरेडी आप जानते हैं कि असेसमेंट को शुरू करने से पहले, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड वे में असेसमेंट होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट कोई रैंडम तो है नहीं कि हमने कहीं से भी किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारी बातों का हमको ध्यान रखना होगा। किसी भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट को कंडक्ट करने से पहले काफी सारे प्री रिक्विसाइट्स हैं जो मिलने चाहिए उनकी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो इसकी हेल्प से क्या होता है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी बनी रहती है, हमारे जो आउटकम्स आते हैं वो सही निकल कर आते हैं। तो पहली चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो हमारा असेसमेंट है उसका गोल हमें क्लियर होना चाहिए, उसका हम किस पर्पज से कर रहे हैं, हमारे माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। जब हम क्लैरिटी के साथ चलेंगे ऑफकोर्स तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि असेसमेंट हमें कब कंडक्ट करना है, कैसे कंडक्ट करना है, क्यों हम कंडक्ट करना चाह रहे हैं, उसका रीजन क्या है, क्या हम उसके थ्रू आउटकम निकालना चाहते हैं। हम कोई डायग्नोसिस के लिए यूज कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट प्लान यूज कर रहे हैं, कोई एजुकेशनल प्लेसमेंट है, क्या है वजह जिसके लिए हम असेसमेंट कर रहे हैं। फिर जिसके साथ हम असेसमेंट करने जा रहे हैं, जिस पर्सन को हम उस असेसमेंट में यूज करेंगे या जिसके लिए हम असेसमेंट करेंगे, उससे हमें एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है। कंसेंट लेनी बहुत जरूरी होती है। हम किसी भी पर्सन को अपना सब्जेक्ट ऐसे ही नहीं बना सकते, उससे हमें कंसेंट लेनी जरूरी होती है। अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंस, जो असेसर है वो वेल ट्रेंड होना चाहिए। जब हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात करते हैं तो ऐसे कोई भी पर्सन किसी पर भी अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, तो इसीलिए एक वेल ट्रेंड होना जरूरी है। फिर इसके अलावा हमें अप्रोप्रिएट टूल्स का सिलेक्शन भी करना जरूरी है, यानी कि जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं वो क्वेश्चन एड्स के फॉर्म में है, वो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री है, कुछ भी है, जो भी है उसमें वैलिडिटी, रिलायबिलिटी हो, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हमारे जो टूल्स हैं वो अप्रोप्रिएटली सेलेक्ट होने चाहिए। हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस और कल्चर्स का भी ध्यान में रखते हुए करना है, एज ग्रुप का भी ध्यान रखते हुए करना है कि कोई टेस्ट जो है अगर वो बच्चों के लिए बनाया गया है तो वो अगर अडल्ट पे यूज होगा तो उसके रिजल्ट हमें उस तरह से नहीं मिल पाएंगे। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि किस कल्चर के लिए हम बना रहे हैं, लैंग्वेज का हम ध्यान रख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, कल्चर फेयर टेस्ट है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, किस तरीके का टेस्ट है, ये हमें ध्यान रखना होगा। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अलग अलग डेमोग्राफी से, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से लोग होते हैं। तो जब हम किसी के ऊपर कोई टेस्ट अप्लाई करते हैं तो वो उसकी नीड्स के हिसाब से होना चाहिए। एनवायरमेंटल कंसिडरेशन भी जरूरी है कि जिस सेटिंग में हम कोई भी अपना जो टेस्ट है, असेसमेंट है, वो करने जा रहे हैं, उसमें वो कंफर्टेबल है या नहीं है। अगर उसकी जो भी, अगर मान लीजिए कोई डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए अगर हम बात करें, नॉर्मल के लिए तो चलिए फिर भी चीजें एडजस्ट हो सकती है, लेकिन अगर कोई डिसेबल है तो क्या हमें वो उसको ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, उस तरीके से चीजें हो रही है नहीं हो रही है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रेपो का एस्टेब्लिशमेंट होना बहुत जरूरी है। रेपो स्टैब्लिश किए बिना, यानी हम जो हमारा क्लाइंट है उसके साथ हमारा काउंसलर के जो एक रेपो है वो अच्छे से बिल्ड होनी जरूरी है, तभी जो प्रोसेस है वो स्मूथ चल पाएगा। जो भी लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो होने चाहिए, यानी उसके डेटा को प्रोटेक्ट करना, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना, ये सब चीजें लीगली एथिकली वे में फॉलो होनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ द इंडिविजुअल, जो भी पर्सन है उसको मालूम होना चाहिए कि उससे क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं
और किस तरह से वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा। देखिए पूरा डॉट डॉट पिन्स तो मिला के नहीं कर सकते, वो एक एक चीज़ तो उसको नहीं बता सकते कि आपको इसका ये आंसर देना है। एक ब्रीफिंग होनी ज़रूरी है जिसको हम कहते हैं। तो ब्रीफिंग करना इंडिविजुअल को ज़रूरी है जिससे वो वेल प्रिपेयर्ड रहे। जो भी रिसोर्स हम यूज़ करने जा रहे हैं उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने क्लाइंट को होल्ड करके, प्रोसेस को होल्ड करके बीच में चीज़ों को सर्च करें। मतलब हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, सारी चीज़ें हमारे पास पहले से अवेलेबल होनी चाहिए। फीडबैक का क्या प्लान है हमारा, किस तरह से हम कम्युनिकेट करेंगे रिजल्ट को, ये सारी बातें भी हमारी वेल प्लान्ड होनी चाहिए। और इसके अलावा फीडबैक भी लेना ज़रूरी होता है। जब ज़रूरत हो तो इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन की ज़रूरत भी हो सकती है। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आप कोई असेसमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे एक स्टूडेंट है, तो हो सकता है आपको उसके टीचर के साथ में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना पड़े, स्पेशल एजुकेटर के साथ में करना पड़े, जिसकी भी ज़रूरत हो उसके साथ में अगर इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन की ज़रूरत है तो वो भी किया जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है कोई भी असेसमेंट की शुरुआत में। उसको करते वक्त भी होंगी कुछ चीज़ें, लेकिन जो करते वक्त होंगी, मिडिल में होंगी, पाथ में, उनकी भी तैयारी पहले से होनी ज़रूरी है, आपने देखा। तो ये एक टॉपिक है, बहुत ही जल्दी ये कवर हो गया। अब आते हैं असेसमेंट की नीड क्या है और क्या क्या असेसमेंट में होने वाले इश्यूज हैं। कुछ हद तक तो ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। हेडिंग बदल के कई बार आपको ऐसे भी टॉपिक्स नजर आएंगे जो मैंने इंटेंशनली किया है, जैसे प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था कि असेसमेंट की हमें नीड क्यों पड़ती है, राइट। तो ये हमने पहले पर्पस ऑफ असेसमेंट में भी पढ़ा था। तो उसी तरीके से हमें असेसमेंट की नीड्स क्यों होती है कि हम डायग्नोस कर सकें। मैं बहुत यहाँ फास्ट चलूंगी इस टॉपिक पे क्योंकि आपको प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में पढ़ा के आई हूँ, है ना। आपने भी रिसेंटली पढ़ा है तो उसमें क्यों टाइम ज्यादा लगाना। डायग्नोस करने में जाहिर सी बात है, कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशंस हैं उनको फाइंड आउट करने में, उनको डायग्नोस करने में असेसमेंट की जरूरत होती है। ट्रीटमेंट को प्लान करने के लिए भी जरूरत होती है। हम कोई ट्रीटमेंट का मेथड फॉलो करने वाले हैं, प्लानिंग करने वाले हैं, तो हो सकता है असेसमेंट उसका एक पार्ट हो, असेसमेंट उसके अंदर एक चीज चले, तो उसको भी, उसके लिए भी हमें जरूरत पड़ सकती है ट्रीटमेंट की प्लानिंग में। प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में भी असेसमेंट की जरूरत पड़ती है। जब हम किसी भी पर्सन की पूरी एक हिस्ट्री देख रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है ये मॉनिटर कैसे करेंगे, जब असेसमेंट करेंगे। तो असेसमेंट की वहां भी जरूरत होती है। एजुकेशनल और करियर गाइडेंस में भी असेसमेंट की जरूरत पड़ती है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, वोकेशनल एप्टीट्यूड, ये सारी चीजों को फाइंड आउट करने में कि पर्सन को कहाँ कैसी जरूरत है, यहाँ पे भी असेसमेंट हम करते हैं। ये ज्यादातर एजुकेशनल सेटिंग्स के लिए होता है। लीगल एंड फॉरेंसिक कॉन्टेक्स्ट में भी होती है। असेसमेंट कैन डिटरमाइन कॉम्पिटेंसी टू स्टैंड ट्रायल, असेस रिस्क इन लीगल केसेस और इन्फॉर्म डिसीजंस इन कस्टडी इवैल्यूएशन। वहां पर भी असेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है लीगल केसेस में। रिसर्च में भी असेसमेंट की जरूरत होती है कि द प्रोवाइड डेटा फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च कंट्रीब्यूटिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, डेवलपमेंट और द इफेक्टिवनेस ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स। तो कुछ पॉइंट से कुछ चीजें डिफरेंट आगे बढ़ रही हैं कि असेसमेंट की जो नीड है वो हमें किन किन एरियाज में हो सकती है। ऐसे भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ये वाले टॉपिक को क्यों होती है वो तो है ही, बट इन पर्टिकुलर किन किन एरियाज में इनकी नीड्स हो सकती है, ये भी चीज यहाँ से कवर हो रही है। डेवलपमेंट में सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में भी जरूरत होती है। सेल्फ इवैल्यूएशन नाम की भी एक चीज होती है, सेल्फ असेसमेंट जिसे आप कहते हैं। तो वहां पर भी पर्सन अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए इसका यूज कर सकता है। बाय आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर, अर्ली असेसमेंट कैन लीड टू प्रिवेंटिव मेजर और अर्ली इंटरवेंशन। जैसे जब मौसम विभाग होता है हमारा, वो कोई फोरकास्टिंग करता है, वेदर फोरकास्टिंग करता है, तो उसके बेसिस पर चीजों को उस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर उन्होंने बताया है कि किसी पर्टिकुलर हिल स्टेशन पर कोई तूफानी सिचुएशन हो सकती है, तो लोग उस हिसाब से पहले से मैनेज करते हैं। तो अगर असेस कर लिया जाए सिचुएशन को तो प्रिवेंशन भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इश्यूज हैं जो असेसमेंट में हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि उनको हम चैलेंजेस भी कह सकते हैं। किसी भी तरीके का कल्चरल बायस, कल्चरल बायस कहा कैसे होगा, अभी बात की थी इसके बारे में भी कि अगर टेस्ट जो है वो कल्चरली फेयर नहीं है तो फिर वहां पे कल्चरल बायस हो सकता है। यानी जो टेस्ट है वो हमारा हमेशा कल्चरली कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। तो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड में अगर हम किसी ऐसे टेस्ट को अप्लाई करें जो किसी एक पर्टिकुलर कल्चर के लिए बनाया गया है, तो फिर आगे चल के उसमें प्रॉब्लम आएगी। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कंसर्न्स भी होते हैं। अगर वेल कंस्ट्रक्टेड असेसमेंट है तो उनमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का इश्यू होगा ही नहीं। लेकिन अगर फिर भी ऐसा कोई इश्यू आ रहा है तो कोई ना कोई वजह ऐसी होगी जिसको हमें फिगर आउट करना है। तो फिलहाल ये एक इश्यू बन सकता है, कई बार रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी एक इश्यू हो सकता है। कुछ एथिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन ना की जाए तो ये एक इश्यू हो सकता है। अगर इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लिए हमने तो भी एक इश्यू हो सकता है। अगर इंटरप्रिटेशन एरर्स हो रही हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी अगर रिजल्ट को मिस इंटरप्रेट कर दिया जाए, पूरा प्रोसेस तो ठीक चल रहा था लेकिन लास्ट में उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो ठीक से नहीं की गई, तो भी एक एरर हो सकती है।
Stigmatization. Diagnostic levels from assessment can lead to stigma affecting self-esteem or how others perceive the individual. अगर कोई लेवल लग जाए असेसमेंट की वजह से तो कोई स्टिग्मा भी क्रिएट हो सकता है और उस स्टिग्मा की वजह से पर्सन सफर कर सकता है। मतलब अगर कोई असेसमेंट के थ्रू कोई ऐसी चीज निकल कर आ रही है जो हम उसको लेवलिंग कर रहे हैं कि ऐसा ही होता है, जनरलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, तो हो सकता है जो पर्सन है जिसके लिए हमने असेसमेंट किया है वो किसी ट्रबल में भी आ सकता है। तो ये भी एक इश्यू हो सकता है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही निकल कर आए और जो हमारा पर्सन है वो हमेशा खुश होकर निकल के जाएगा हमारे पास से। कोई ऐसी चीज भी हो सकती है। ओवर टेस्टिंग की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। ओवर रिलायंस जब हम असेसमेंट पे करने लगते हैं तो कई बार ओवर टेस्टिंग करने की वजह से भी ह्यूमन वेरिएशन में देखने को मिलता है, रिजल्ट्स में फर्क देखने को मिल जाता है। लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से एक्सेस टू क्वालिटी असेसमेंट कैन बी अनइवन विद इश्यूज ऑफ कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन प्रोफेशनल और लैंग्वेज बैरियर्स। जब ये चीजें हमें नहीं मिलती, मतलब अगर हमें ट्रेन प्रोफेशनल ना मिले और लैंग्वेज का इशू हो, तब इस तरीके के इश्यूज होने की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। सब्जेक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब चीजें बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाती हैं तो उनका असेसमेंट करना मुश्किल हो जाता है। जब चीजें जितनी ज्यादा टू द पॉइंट रहेंगी असेसमेंट में, चीजें उतनी ही आसान होती हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिविटी है तो वो इसका एक प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर सब्जेक्टिविटी है तो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाती है। डायनेमिक नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लोग जो होते हैं वो समय के संग बदलते रहते हैं, तो जो हमने किसी के ऊपर कभी असेसमेंट किया है उसको वो लाइफ टाइम के लिए जनरलाइज नहीं कर सकते। हो सकता है समय के साथ चीजें बदले, तो सिचुएशंस बदलने की वजह से लोगों का नेचर भी बदलेगा, तो असेसमेंट के रिजल्ट्स भी हमेशा के लिए नहीं होंगे। टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल असेसमेंट। जब डिजिटल टूल्स का ज्यादा यूज किया जाता है तो प्राइवेसी कंसर्न ये सब चीजें भी बन सकती हैं। आपको पता ही है कि जो चीजें ऑनलाइन हम इतना ज्यादा पोस्ट करते चले जाते हैं उनसे हमारी प्राइवेसी को भी थ्रेट हमेशा मिलता ही है, तो ये भी एक इश्यू हो सकता है। तो अगर इन इश्यूज पे वर्क किया जाए तो जाहिर सी बात है हम इन चीजों पर काफी हद तक अपना जो है कंट्रोल कर सकते हैं। कौन कौन से एरियाज हैं असेसमेंट के जिनको अभी हम बात करेंगे। अब ये एरियाज किस तरीके से हैं, वैसे तो अभी हमने असेसमेंट में एक चीज मैंने अभी मेंशन भी किया था कि ये एरियाज हो सकते हैं, वो भी चीज हो गई है एक, लेकिन ये कुछ और बात है कि असेसमेंट के वो कौन कौन से एरियाज हैं जिन पे हम वर्क करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है कॉग्निटिव असेसमेंट। कॉग्निटिव असेसमेंट में हम कौन कौन से एरियाज को कवर कर सकते हैं, किसी टाइप का इंटेलिजेंस का टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। एकेडमिक अचीवमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसे डोमेन का नाम भी दे सकते हैं। हो सकता है आपको लगे कि आज जो हमारे वीडियोस चल रहे हैं वो फास्ट चल रहे हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन फास्ट चल रहा है, लेकिन बातें मोस्टली फर्स्ट वीडियो में मैं बहुत डिटेल में करके आई हूँ। यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो बड़ी सिंपल हैं। एक तो काउंसलिंग में चीजें सिंपल बहुत होती हैं और असेसमेंट तो ऐसे भी बहुत सिंपल है। तो कॉग्निटिव असेसमेंट की जब हम बात करते हैं, इसमें हम कॉग्निटिव लेवल पे क्या करेंगे, कॉग्निटिव एबिलिटीज का असेसमेंट करेंगे। तो कोई किसी भी टाइप का ऐसा टेस्ट जो इंटेलिजेंस को असेस करता हो, कोई भी ऐसा टेस्ट जो मेमोरी को असेस करता हो, जो भी कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, नॉट जस्ट इंटेलिजेंस, इस पर स्टिक मत रहिएगा। आप चाहें मेमोरी मेंशन कर सकते हैं, आप चाहें तो क्रिएटिविटी मेंशन कर सकते हैं, वो सब कुछ कॉग्निटिव असेसमेंट में आएगा, जो कुछ भी हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती हैं। साथ ही साथ एकेडमिक अचीवमेंट, जो एकेडमिक अचीवमेंट होते हैं वो भी कॉग्निटिव असेसमेंट के अंदर आते हैं। ये भी हम इसके असेसमेंट के थ्रू फाइंड आउट करते हैं और ये तो चलता ही है, स्कूल्स में तो यही चलता है। फिर दूसरी कैटेगरी है हमारे पास पर्सनैलिटी का असेसमेंट। हम लोग पर्सनैलिटी का असेसमेंट भी करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर, जिसमें हम या तो ट्रेट बेस्ड हो सकते हैं कि हम किसी पर्सन के ट्रेट्स को जानना चाहते हैं उसकी पर्सनैलिटी में, तो ट्रेट पर कई सारे हमारे पास टेस्ट होते हैं, और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं। दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। अगर हम किसी भी पर्सन के थॉट, फीलिंग, बिहेवियर इन पार्ट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ऐसे टूल्स भी हैं हमारे पास, जैसे बिग 5 इन्वेंट्री, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, MMPI जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो ये हम जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें पर्सनालिटी के ट्रेट्स पता चलते हैं, और जब हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अप्लाई करते हैं तो इससे हमें अनकॉन्शियस मोटिव्स पता चलते हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मन में, या कोई ट्रॉमा तो नहीं फील कर रहा है पर्सन। जो भी चीजें इंटरनल होती हैं वो हम निकालते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के थ्रू। इमोशनल और बिहेवियरल असेसमेंट में हम क्या करते हैं, जब इमोशनल बिहेवियरल असेसमेंट होते हैं तो ये वो असेसमेंट होते हैं जहां जहां पे हम पर्सन के डिप्रेशन का लेवल ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना वो डाउन फील कर रहा है, कितना अच्छा फील कर रहा है। कुछ बिहेवियरल इश्यूज भी हो सकते हैं या फिर कुछ मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसके लिए हम BDI, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री का यूज करते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, क्वेश्चनायर, इन सब की हेल्प से हम पर्सन के मूड का पता कर सकते हैं। मूड इज नॉट जस्ट कि कैसा फील हो रहा है, मूड इज अबाउट कि ओवरऑल जो उसकी मेंटल हेल्थ है उसके बारे में पता चलता है। उसके अलावा बिहेवियरल इश्यूज भी हो सकते हैं। पर्सन के बिहेवियर में अगर कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं तो बहुत सारी ऐसी, जैसे PBCL होता है, CBCL होता है,
PBCL भी होता है, प्रॉब्लम बिहेवियर चेकलिस्ट, और चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट। इनकी हेल्प से पता चलता है कि किसी का जो बिहेवियरल इश्यूज हैं वो कहाँ तक हैं, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो असेसमेंट से हम डायग्नोस कर पाते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट भी बहुत सारे होते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट की हेल्प से हम ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं, यानी पर्सन को अटेंशन का इशू तो नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो डिसीजेस की फॉर्म में उसके साथ चल रही हो। कोई ऐसे टेस्ट होते हैं कई सारे जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट बैटरी होती हैं, जिनका यूज करके हम न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। डेवलपमेंटल असेसमेंट में हम क्या देखते हैं कि किसी बच्चे के जो चाइल्ड की डेवलपमेंट, जो एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो उसको करना चाहिए अपनी एज के हिसाब से, क्या वो बिहेवियर कर रहा है। तो ऐसे भी कई सारे टेस्ट हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि कोई किस हिसाब से डेवलप हो रहा है। एजिंग को लेकर भी बहुत सारे होते हैं टेस्ट, जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि पर्सन का जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, MMC ऐसे ही बोलते हैं, जिससे कॉग्निटिव असेसमेंट भी होते हैं कई सारे। तो इनकी हेल्प से हमें पता चलता है कि पर्सन का जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है वो कितना है, मेंटली उसकी मेंटल एज क्या है, मेंटली वो कितना ग्रो कर रहा है, ये पता करते हैं। फिर कुछ ऐसे असेसमेंट भी होते हैं जो ऑक्यूपेशनल और वोकेशनल होते हैं, जिसकी हेल्प से हमें पता चल पाता है कि पर्सन के इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, इनके बारे में जब हमें पता करना होता है किस फील्ड में पर्सन अच्छा वर्क करेगा। ये ज्यादातर एजुकेशनल की फील्ड में यूज होते हैं, जहाँ पे हमें करियर काउंसलिंग वगैरह करनी होती है, कि वहां जरूरत पड़ती है इन टेस्ट की। रिस्क मैनेजमेंट की हेल्प से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी तरीके के वेदर को लेके, किसी रिस्क को लेके, सुसाइड को लेके, वायलेंस का रिस्क जो हो गया, इस तरीके के जो भी रिस्क होते हैं कि होने की कोई भी प्रीडिस्पोजिशन, कोई भी वल्नरेबिलिटी होने के चांसेस को रिस्क असेसमेंट के थ्रू असेस किया जाता है। साइकोडायनेमिक असेसमेंट होता है, इसमें हम बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, लेकिन जो मेजर काम करते हैं वो क्या करते हैं, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक की फॉर्म में ऊपर आपने अभी देखा था। इसमें हम बहुत सारे अंडरस्टैंड करते हैं कि पर्सन के अंदर डिफरेंट जो डिफेंस मैकेनिज्म चल रही हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो क्लिनिकल इंटरव्यू के थ्रू, ड्रीम इंटरप्रिटेशन के थ्रू, प्रोजेक्टिव टेस्ट के थ्रू, इनकी हेल्प से, डिफरेंट साइकोडायनेमिक्स थ्योरीज की हेल्प से असेसमेंट हो जाता है। अडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट भी होता है, जो किसी पर्सन के अंदर जो उसकी डेली लिविंग स्किल्स होती हैं, सोशल स्किल्स होती हैं, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती हैं, इनसे पता चलता है कि कोई पर्सन किसी एनवायरनमेंट में कितना फिट हो पाएगा। उसके लिए इस तरीके के टेस्ट को यूज किया जाता है, और क्या एनवायरमेंटल डिमांड्स हैं, पर्सन उसके संग कितना अलाइन हो पा रहा है, ये अडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट का यूज करके किया जाता है। तो ये भी एक फील्ड हो गई। उसके बाद हेल्थ साइकोलॉजी असेसमेंट। साइकोलॉजी का आपको पता है कि हमारी फिजिकल हेल्थ से बड़ी डीप रिलेशन है, तो उसी के लिए हम हेल्थ साइकोलॉजी असेसमेंट करते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि इलनेस की वजह से तो मेंटल हेल्थ कहीं पुअर नहीं हो रही है, या मेंटल हेल्थ लगातार पुअर रहने की वजह से कोई फिजिकल इलनेस तो नहीं डेवलप हो रही है। तो दोनों के इंटर रिलेशन को समझते हैं, और अगर कोई इलनेस है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, कहाँ फर्दर लेके जाना है, ये यूज, इसके लिए भी डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, टेस्ट होते हैं जो यूज किए जाते हैं। फिर कल्चरल एंड डाइवर्सिटी असेसमेंट भी होते हैं। ensures assessments are culturally sensitive considering how cultural backgrounds might influence test performance और interpretation of result। तो इसकी हेल्प से हम कई बार इस तरीके के असेसमेंट करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि लोग किस तरीके से डिफरेंट कल्चर्स में या तो एडजस्ट हो पाते हैं, जिसको अकल्चरेशन का नाम देते हैं, एनकल्चरेशन सुने होंगे आपने टर्म्स। तो एकल्चरेशन और एनकल्चरेशन जो होता है वो इसके थ्रू समझ में आता है। तो ये बहुत सारे एरियाज हैं असेसमेंट के, जिनकी फील्ड से हम जुड़ते ही हैं ऑटोमेटिकली। आ जाते हैं इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू तो वैसे एक बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं बहुत पूछा जाता है। 10 मार्कर, 6 मार्कर, 3 मार्कर, कुछ ना कुछ इंटरव्यू में से आ जाता है, और सबसे ज्यादा तो 10 मार्कर में ये टॉपिक पूछा जाता है। इस टॉपिक को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट होगा, पता नहीं क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ आपसे, लेकिन ये सच है कि इस टॉपिक को वाकई में देख के ऐसा नहीं लगता कि इसमें से इतना कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन इंटरव्यू के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है और आसान भी बहुत है। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। आपको पता है कि इंटरव्यू होता क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन होता है जहां पे एक इंडिविजुअल होता है जो इंटरव्यूअर होता है, और एक दूसरा पर्सन होता है जिसको हम इंटरव्यू ही कहते हैं। वो आपस में इंगेज होते हैं, और एंगेजमेंट के बाद उनके साथ क्या होता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, बहुत सारी एबिलिटीज को असेस करते हैं, बिहेवियर को इवेलुएट करते हैं, और गेन इंसाइट इनटू देयर थॉट्स। जिस पर्सन का असेसमेंट हो रहा होता है, इंटरव्यू क्या है? इट्स अ मेथड ऑफ असेसमेंट। पहले तो आप ये समझ लीजिए, अगर कोई ऐसा पूछा जाता है कि एक्सप्लेन वन मेथड ऑफ असेसमेंट इन डिटेल, ठीक है, अब ये आपका आ गया टॉपिक एग्जाम में 10 मार्कर में, एक्सप्लेन एनी वन मेथड। अब चलिए, मैंने वो लिखा नहीं है, असेसमेंट इन डिटेल। तो आप क्या करेंगे, इंटरव्यू लिख के आइए। इंटरव्यू बहुत आसान भी है, और
हो सकता है कि वो आपसे इंटरव्यू ही पूछना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, राइट? तो आपको इस तरीके से करना है। तो इंटरव्यू के मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, असेसमेंट करते हैं, और इंटरव्यू बहुत सारे पर्पस को सर्व करता है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी पर्सन की सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेके उसका डायग्नोसिस ही कर रहे हों। हो सकता है हम उसके एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड उसका इंटरव्यू ले रहे हों, किसी सिलेक्शन के एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन मेथड हो, साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो, जर्नलिज्म हो, रिसर्च हो, क्लिनिकल डायग्नोसिस हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है, राइट? तो इनफॉर्मल सेटिंग में जब हम करेंगे तो इंटरव्यू इस तरीके से बहुत सारे पर्पसेस को सर्व करता है। इंटरव्यू की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, क्यों, मतलब जो क्या चीज़ है जो इंटरव्यू को स्पेशल बनाती है? सबसे पहले तो इंटरव्यू हमेशा पर्पस ड्रिवन होता है। आपने देखा है कि अगर कोई इंटरव्यू जॉब के लिए हो रहा है तो उसका एटमॉस्फेयर ही डिफरेंट होता है। अगर किसी और काम के लिए हो रहा है, किसी क्लिनिकल इंटरव्यू हो रहा है, तो किसी और पर्पस से होगा। तो जो भी पर्पस है वो उसका अपना एक गोल क्लियर होता है, और जब गोल होगा उसी के हिसाब से चीजें चलेंगी। अगर जॉब रिलेटेड इंटरव्यू है तो फिर जाहिर सी बात है उस इंटरव्यू लेने वाले पर्सन, वहां पे इंटरव्यू देने वाला पर्सन, वो एटमॉस्फेयर, वो क्वेश्चन है, सब कुछ चीजें उसी हिसाब से यूज होंगी। तो एवरी इंटरव्यू हैज अ स्पेसिफिक गोल, वेदर इट्स टू असेस कॉम्पिटेंसी फॉर अ जॉब, जो भी चीजें हैं। द पर्पस डिक्टेट्स द फॉर्मेट, क्वेश्चंस एंड डेप्थ ऑफ द इंटरेक्शन। यहाँ पे म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, जाहिर सी बात है। इंटरव्यू जो होता है, कम से कम दो पार्टी तो होती हैं, एक इंटरव्यूअर होगा, एक इंटरव्यू होगा, और दोनों जो है वो इन्फॉर्मेशन का फ्लो उनके बीच में चलता रहता है, जिस भी फॉर्म में चलेगा, लेकिन बातचीत की फॉर्म में मोस्टली चलता है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं यहाँ पे, वो इफेक्टिव होने जरूरी होते हैं। जितने इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे दोनों साइड से, उतना ही अच्छा इंटरव्यू चलेगा। अगर कोई पर्सन जो है वो बहुत अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है सामने वाला उसकी बात ही ना समझ पाए, तो वो उसके हिसाब से क्वेश्चन ना बना पाए, या जो पूछने वाला है उसके इतने अनस्ट्रक्चर्ड पुअर तरीके से क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं तो आंसर देने वाला वही डिमोटिवेट हो जाएगा। द इंटरव्यूअर मस्ट पोज क्लियर नॉन लीडिंग क्वेश्चन, शो एम्पैथी एंड मैनेज द कॉन्वर्सेशन स्पेस। इंटरव्यूई शुड प्रोवाइड क्लियर ऑनेस्ट आंसर्स, अंडरस्टैंडिंग द इंटेंट बिहाइंड क्वेश्चन। एथिक्स और कॉन्फिडेंशियलिटी का को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। ये भी इसमें हम देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इंटरव्यू चाहे क्लिनिकल सेटिंग में लिया गया हो, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में लिया हो, किसी भी सेंस में लिया गया हो, वहां पे उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर दिया जाए, ट्रस्ट को ब्रेक कर दिया जाए। टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है। ऐसा कोई भी इंटरव्यू जो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहे, जिसकी हमें डेडलाइन नहीं पता, ये नहीं पता कब तक चलेगा, वो एक माइंड में प्रेशर भी क्रिएट करता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम बाउंड होना चाहिए, इंटरव्यू होता ही है नॉर्मली, लेकिन फिर भी होना चाहिए। फीडबैक का लूप यहाँ पे जरूरी है। फीडबैक कैन बी इंटीग्रल, स्पेशली इन थेराप्यूटिक और डेवलपमेंटल इंटरव्यूज, वेयर द इंटरव्यूअर माइट प्रोवाइड इनसाइट्स और सजेशन बेस्ड ऑन द कॉन्वर्सेशन। जिस भी इंटरव्यू का फीडबैक हमें नहीं मिलता तो हमें समझ नहीं आता कि हम कितनी बात सही कहकर आए हैं, कितनी गलत, तो इंटरव्यू का फीडबैक जरूरी है। कल्चरल सेंसिटिविटी भी देखने को मिलती है। अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग कल्चरल डिफरेंसेस कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द इंटरव्यूअर्स इफेक्टिवनेस। जितना ज्यादा हम कल्चरल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे के, उतना अच्छे से इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो ये एक पॉइंट है, ध्यान रखने वाला है। डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। जो भी इंटरव्यू हमने लिया है उसमें जो भी चीजें हुई हैं वो सिर्फ बातचीत के तौर पे हवा पे ना चलें, उनका कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, जिससे कि जरूरत पड़ने पर उन चीजों को वापस से खोला जा सके, देखा जा सके। अब इंटरव्यू के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वैसे तो कई बेसिस पर इंटरव्यू को हम देखते हैं। अगर हम नंबर ऑफ पीपल के बेसिस पे देखें, आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल, बेस्ड ऑन टाइम, कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर ऑफ पीपल के बेसिस पे देखें तो शायद मैंने पहले भी बताई है ये बात, फिर से बता देती हूँ कि जो इंटरव्यू होता है, एक कैटेगरी होती है बेस्ड ऑन, जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, जो इंटरव्यू होता है वो वन ऑन वन हो सकता है, यानी एक पर्सन जो है, वन वन इंटरव्यू जिसको हम कहते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन का इंटरव्यू लेता है। दूसरा हो सकता है वन टू मैनी, एक पर्सन कई लोगों का इंटरव्यू ले, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कि आपने मीडिया, मास मीडिया वालों को देखा है, एक ही उनका एंकर होता है, एक पिच, और जो बहुत सारा क्राउड होता है उनका, वो कई लोगों का एक साथ इंटरव्यू ले लेते हैं। तीसरा हो सकता है मैनी टू वन, जो कि जॉब इंटरव्यू में देखने को मिलता है, मैनी टू वन। और फोर्थ होता है ग्रुप डिस्कशन टाइप, जहाँ पे डिफरेंट, आपने देखा है कि न्यूज चैनल में ज्यादातर देखा होगा, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पार्टी के कई सारे 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 लोग होते हैं, तो मैनी टू मैनी या ग्रुप टू ग्रुप भी जिसे हम कहते हैं। तो ये तो हो गया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल, कि जितने लोग हैं हमारे पास उसके हिसाब से इंटरव्यू हो सकता है। ये भी एक टाइप है, आप लिख सकते हैं, इसमें मेंशन भले ही हो ना हो। फिर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू अनस्ट्रक्चर्ड वे में भी होता है। स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड एक टाइप ये भी होता है, कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइम, टाइम के बेसिस पर ये हो सकता है कि जहाँ पे फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन हो, जहाँ पे हमारे इंटरव्यू में सब चीजें वेल प्लान्ड हो, टाइम के जो है लिमिटेशन सेट हो, वहां पे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहलाते हैं।
मिनी इंटरनेशनल न्यूरोसाइकेट्रिक इंटरव्यू, मिनी जिसको हम बोलते हैं, यूज टू डायग्नोज साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ये जो है एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आता है जहाँ पे चीजें वेल प्लान्ड होती हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड वो होंगे जहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ होती है। इंटरव्यूअर यूजिंग अ कोर सेट ऑफ क्वेश्चन बट ऑल्सो अडेप्टिंग द कॉन्वर्सेशन बेस्ड ऑन द क्लाइंट रिस्पॉन्स। चीजें फ्लेक्सिबल होती हैं कि चीजें पहले से प्लान तो हैं, लेकिन सिचुएशन चेंज होने पर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी अलाउड है, मतलब कुछ चीजें अपनी तरफ से भी ऐड हो सकती हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होते हैं वो तो पूरी तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कन्वर्सेशनल होते हैं और इनफॉर्मल हो जाते हैं जब इसमें बातचीत शुरू होती है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो होता है वो कन्वर्सेशन के फ्लो को रोकता नहीं है और जैसा सामने वाला पर्सन उसके साथ में बातचीत करना चाहता है उसी के हिसाब से वो क्वेश्चन बनाता चला जाता है, उसी के हिसाब से चीजें चलती चली जाती हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। तो ये 3 कैटेगरी हो गई और वो 4 कैटेगरी हो गई। अगर सारा कुछ आप लिख के आते हैं तो अच्छी बात है। इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट में, कि क्यों हम करते हैं इंटरव्यू को कंडक्ट? सबसे पहले तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए करते हैं। जब भी हम इंटरव्यू लेते हैं तो हमें बहुत सारी डिटेल्स मिल सकते हैं, बहुत ही सारे। पर्सनल से शुरुआत करेंगे, प्रोफेशनल की तरफ जाएंगे, सोशल में भी जाएंगे, बेस्ड ऑन कि किस लिए इंटरव्यू हो रहा है ये भी जरूरी है। अब जॉब इंटरव्यू में पर्सनल सोशल बातें तो करेंगे नहीं, वहां तो टॉपिक ही बदल जाएगा। लेकिन जब किसी ऐसे प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए, किसी मेंटल डिसऑर्डर को या ऐसी सफरिंग को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, तो हम बहुत सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसका पर्पस होता है पहला कि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकें, इसलिए भी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। आपको पता है कि असेसमेंट क्या, ये एक मेथड है और इस एक मेथड से तो शुरुआत होती है। जब बहुत सारा डेटा मिलता है फिर हम आगे और भी काम करते हैं। सिर्फ इंटरव्यू ही असेसमेंट नहीं है, इंटरव्यू तो असेसमेंट का एक पार्ट हो गया। फिर उसके इंटरव्यू लेने के बाद, डेटा लेने के बाद आगे और चीजों की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये एक पहला पर्पस हो गया। दूसरा पर्पस है रेपो बिल्ड करना और ट्रस्ट बिल्ड करना। एक बार इंटरव्यू लेने से जब पर्सन के साथ हमारा रेपो और ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो फिर उसके बाद हमें जो भी प्रोसेस आगे का करना है वो भी हमारा स्मूथ चलेगा। तो रेपो और ट्रस्ट बिल्ड करना भी इसका एक पर्पस हो जाता है, जो कि बहुत जरूरी है। जितना अच्छा हमारा बॉन्ड होगा हमारे क्लाइंट के साथ में, उतना ही अच्छी चीजें आगे चलेंगी। असेसिंग करंट सिम्टम एंड फंक्शनिंग, एक इसका पर्पस ये भी होता है इंटरव्यू का, जिससे हमें ये पता चले जो क्लाइंट है उसकी प्रेजेंट करंट इमोशनल स्टेट क्या है, क्या थॉट्स हैं, क्या बिहेवियर्स हैं, वो क्या चीजें हैं जो कॉजेज हैं प्रॉब्लम का। तो किसी भी चीज के कॉज को फाइंड आउट करने में, टू फाइंड आउट द कॉज, हम ये भी इसका एक पर्पस हो जाता है। आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को चेंज आराम से कर सकते हैं। ये कोई ऐसी सेट थ्योरी नहीं है जिसमें हम पॉइंट्स को बदल नहीं सकते। साइकोलॉजिकल पैटर्न्स इससे आइडेंटिफाई होते हैं, ये भी पर्पस होता है कि जब हमें पता चलता है कि कौन से वो साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हैं, क्या वो माल एडेप्टिव थिंकिंग है, क्या वो बिहेवियरल इश्यूज हैं, क्या वो किसी का कोई ऐसा फिक्स बिहेवियर है, या कोई कोपिंग मैकेनिज्म है, या कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या वो वजह है। जैसे मैंने अभी कॉज की बात की थी ना, उसी को इन्होंने इलैबोरेट करा अपने वर्ड्स में। तो क्या साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिनकी वजह से प्रॉब्लम है, तो उनको आइडेंटिफाई करना भी इसका एक पर्पस होता है। ऑब्जर्विंग नॉन वर्बल क्यूज, unlike other assessment tools, interviews also allow the clinician to observe non-verbal cues such as body language, tone of voice। इनसे भी पर्सन के फेशियल एक्सप्रेशन, इनसे भी बहुत सारी बातें पता चलती हैं। तो इनडायरेक्ट वे में भी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। ये भी हमारे इंटरव्यू का पर्पस होता है, जो कि हमारे क्लाइंट को नहीं पता चलता कि हम नोटिस कर रहे हैं। इंटरव्यू के फायदे क्या क्या हैं? जाहिर सी बात है, कई सारे फायदे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम इन डेप्थ डिटेल ले सकते हैं, बहुत सारा डेटा हमें मिल जाता है और उसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। इससे होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप होता है क्लाइंट और उसके काउंसलर के बीच में, जिसकी हेल्प से आगे का प्रोसेस स्मूथ चल पाता है। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाती है। लेकिन साथ ही साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जिसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, चीजें टू द पॉइंट कम है और डिटेलिंग में बहुत है। हमें नहीं पता, कितना भी हमने प्लान किया हो, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा इंटरव्यू 20 मिनट चलेगा या हमारा जो इंटरव्यू है वो 1 घंटा चलेगा। अगर हमने टाइम लिमिट रख रखी है तो हो सकता है सब्जेक्टिविटी की वजह से 20 मिनट में 2 ही क्वेश्चन डिस्कस हो पाए, और अगर हमने टाइम लिमिट नहीं रखी है तो हो सकता है 4 क्वेश्चन डिस्कस हो मगर उसमें 2 घंटे लग जाए। तो ये कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी एक इशू बनता है। अगर क्लाइंट ने मिस इन्फॉर्मेशन दे दी और इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर दिया है, कोई बात ठीक से नहीं बताई है, कुछ भी चीज छुपाई है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम क्लाइंट की तरफ से रहती है, लेकिन फिर भी ये एक इशू हो सकता है, ये एक लिमिटेशन हो जाती है। अदरवाइज इंटरव्यू जो है वो एक वर्सेटाइल टूल है, वाइटल टूल है साइकोलॉजिकल असेसमेंट में, जिससे बहुत सारी, इतना सारा इंफॉर्मेशन हमें इंटरव्यू से मिल जाता है कि जिसके बेसिस पर हम आगे अपना असेसमेंट का प्रोसेस को स्मूथली कर पाते हैं। तो ऑफकोर्स ये एक बहुत अच्छा मेथड है। और इंटरव्यू जो है, एक असेसमेंट का जो मेथड है वो किस तरह से व्यू होता है,
ये हमारा एक टॉपिक है अगला, ऑब्जर्वेशन भी एज अ मेथड ऑफ असेसमेंट। वैसे तो मैंने आपसे कहा था मैं 6 टॉपिक तक कवर करूंगी, लेकिन एटलीस्ट मैं इंटरव्यू को तो पहले पढ़ा दूं आपको, उसके बाद ऑब्जर्वेशन को भले नेक्स्ट में पढ़ाऊं। तो ये देखते हैं कि इंटरव्यू एक मेथड की तरह से असेसमेंट में कैसे यूज होता है, क्योंकि टॉपिक ही वही चल रहा है ना इंटरव्यू, तो वो फ्लो ब्रेक नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये चीज समझा देती हूँ, बल्कि समझा चुकी हूँ। इंटरव्यू एक असेसमेंट का मेथड कैसे है, आपने इतना सारा उसमें देख लिया। 10 मार्कर के हिसाब से मैंने बनाया हुआ है वो टॉपिक, 10 मार्कर से भी ज्यादा की लेंथ है उसकी वैसे, लेकिन फिर भी। तो इंटरव्यू जो है एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, जो कि स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, और असेसर और इंडिविजुअल के बीच में एक डिस्कशन चलता है। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, बहुत सारा डेटा गैदर करना, पर्सन की साइकोलॉजिकल स्टेट के बारे में पता करना, लाइफ हिस्ट्री के बारे में पता करना, उसके करंट कंसर्न्स बिहेवियर को पता करना, ये इसका प्राइमरी गोल होता है। तो यहाँ पे बात आती है कि ये एज एन असेसमेंट टूल कैसे फंक्शन करता है। ये ऐसे फंक्शन करता है कि इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और कोई भी टूल जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो वो हमें वेराइटी ऑफ डेटा प्रोड्यूस करके देगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से जो इंटरव्यू होता है वो हाईली स्ट्रक्चर्ड से लेकर ऐसे लेवल तक भी जा सकता है जो अनस्ट्रक्चर्ड हो, तो नेचुरल कॉन्वर्सेशन का फ्लो भी बन सकता है। मतलब कुल मिला के ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें फायदा क्या देती है, इंफॉर्मेशन को वेराइटी ऑफ वेज में गैदर करने में हेल्प देती है। जितना ज्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी उतना ज्यादा हमें असेसमेंट में आगे हेल्प मिलेगी। ये बात तो मैंने जस्ट अभी शायद 2 मिनट पहले ही कही थी आपसे, इसीलिए मैंने कहा था मैं फ्लो ब्रेक नहीं होने देना चाहती हूँ। रैपो बिल्डिंग में हेल्प करता है जो असेसमेंट का ये टूल होता है, तो इसकी हेल्प से एक अच्छी रेपो बिल्ड हो पाती है, और जितनी अच्छी रेपो बिल्ड होगी इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच में, उतना ही फायदा हमें असेसमेंट में आगे मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी डिटेल में हम जा सकते हैं, हम उसके पर्सनल चीजों तक भी जा सकते हैं, पर्सनल एस्पिरेशंस तक भी जा सकते हैं, सोशल फंक्शनिंग के बारे में पता कर सकते हैं, वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है एज अ टूल ये जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। यहाँ से हम मेंटल स्टेटस का भी असेसमेंट कर सकते हैं। जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पर्सन की लाइफ में जो इश्यूज हैं वो किसी भी चीज को कितना पॉजिटिवली देखता है, कितना उसके लिए चीजें कैसी हैं, मूड क्या है, क्या थॉट प्रोसेसेस हैं, अप्रोच कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऐसे भी हम देख सकते हैं। हमें डायग्नोस्टिक क्लैरिटी भी मिलती है बाय एक्सप्लोरिंग सिम्टम्स, देयर ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड इम्पैक्ट। इंटरव्यूज एड इन मेकिंग ऑन कंफर्मिंग डायग्नोसिस। जब हम इंटरव्यू की हेल्प से डेटा लेते हैं तो जितना ज्यादा हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी उतना ही हमें डायग्नोस्टिक क्लैरिटी भी मिलेगी कि कोई इशू जो हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो कितना है। फिर इसमें चैलेंजेस भी होते हैं। द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कैन वेरी बेस्ड ऑन द इंटरव्यूअर्स मेमोरी, विलिंगनेस टू डिस्क्लोजर और कम्युनिकेशन स्किल्स, कितने अच्छे से बातचीत उनके बीच में हो रही है, इससे इंफॉर्मेशन निकलती है। इसके अलावा कितना वो मेमोराइज करके रख पाता है अपनी चीजों को, कितना पास्ट की चीजों को रिकॉल कर पा रहा है, जो पर्सन इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कितनी अपनी बातों को आउट करना चाहता है। इन सब बातों से थोड़ी सी लिमिटेशन और चैलेंजेस जरूर होते हैं, बट अदरवाइज इंटरव्यू एज अ टूल एक बहुत ही अच्छा असेसमेंट टूल है। अब इसका दूसरा पार्ट है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एज अ मेथड ऑफ असेसमेंट। ये दोनों टॉपिक अलग अलग पूछे गए हैं 6 मार्कर में, तो मैंने उसी हिसाब से इनको यहाँ पे मर्ज किया है, और एक बार तो ये क्वेश्चन दोनों साथ भी पूछे गए हैं। फिलहाल ऑब्जर्वेशन एज अ मेथड ऑफ असेसमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अभी इंटरव्यू का ही फ्लो में आप चल रहे थे, और जहां तक आज रिक्वायर्ड था मैंने उतना आज इस टाइम लिमिट में कवर कर दिया है। वीडियो की बात करूं तो लगभग जो टोटल वीडियो की लेंथ होगी वो कुछ 33, 34, 35 मिनट्स के आसपास होनी चाहिए। ये वीडियो तो आज का हमारा जो सेकंड पार्ट था, मेरा स्पीड अच्छी थी यहाँ पे, मैंने भी खुद भी नोटिस किया, क्योंकि एक फ्लो अच्छा बन पा रहा था, क्योंकि जो टॉपिक थे वो फर्स्ट में ही अच्छे से कवर हो गए थे। असेसमेंट ही चल रहा था, और असेसमेंट कितना चलाएंगे हम, कब तक चलाएंगे, तो फिलहाल यहाँ तक हमने कर लिया है। अब आगे हम बात करेंगे और बाकी चीजों के बारे में जो भी इंडेक्स में मेंशन है। पढ़ते रहिए आप इसी तरीके से, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।